टैली में ट्रांज़ैक्शंस और सारी चीज़ें से करने से पहले हमें उसकी थ्योरी के बारे में जानना चाहिए कि हमने जिस ट्रांज़ैक्शंस किया है, क्या है, जो भी हम अकाउंट्स बना रहे हैं, जो भी खाते बना रहे हैं, उनकी थ्योरिकल पार्ट क्या मीन्स उनकी थ्योरी क्या है ना? पहले जब तक हम उन्हें थ्योरिकल रूप में नहीं समझेंगे, हमें वो चीज़ें प्रैक्टिकल रूप में नहीं समझ में आएगा। देखिए, हम थोड़ा-सा आपको हिंदी में थोड़ा-सा थ्योरिकल पार्ट आपको समझा देते हैं। क्या होता है बिज़नेस में आपका कि इसमें 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष होगा या तो आप हो गए मीन्स आप हो गए जैसे आपका शॉप मतलब खुद का है तो आप एक दुकानदार, आप एक हो गए बिज़नेसमैन और दूसरा हो गया सामने वाला पर्सन जिससे आप गुड्स को ट्रांज़ैक्शंस कर रहे हो मीन्स गुड्स को खरीद या बेच रहे हो। तो हम उसमें कैसे क्या सारे ट्रांज़ैक्शंस करेंगे इस थ्योरी के बारे में हम थोड़ा-सा जान लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हमारा देखा हुआ है बुक कीपिंग यानी बही खाता। बही खाता 2 शब्दों का मिश्रण होता है यानी बुक और कीपिंग मतलब 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। बुक का अर्थ होता है किताब से और कीपिंग का मतलब होता है किताब रखने से है। ठीक है ना? इसका आशय लेन-देनों को पुस्तकों में रखना। जितने भी हम ट्रांज़ैक्शंस कर रहे हैं बुक मतलब हो गया बही किताब और कीपिंग मतलब उसे रखना। जितने भी सारे ट्रांज़ैक्शंस हम कर रहे हैं, लेन-देन कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को रखना ही आपका बुक कीपिंग यानी बही खाता कहलाता है। आप लोग भी मैनुअल क्या करते हो कि कोई भी पर्सन अगर आपसे उधारी माल खरीद ले जाता है तो आप उसका एक पेज में नाम लिख लेते हो और फिर उससे सारे ट्रांजैक्शंस आप ही जो भी उसने उधार खरीदा जितना भी आपको पे किया वो सारी चीज़ें आप लिखते जाते हो उस पेज में। सेम इसमें भी वही चीज़ होता है, ठीक है? इसमें लिखा हुआ है नीचे इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या है आपकी बुक कीपिंग की डेफिनेशन? व्यवसाय के समस्त वित्तीय लेन-देनों को नियमित, विधिवत, शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से लेखा करने के विज्ञान एवं कला को ही वही खाता कहते हैं। मीन्स विधिवत तरीके से एकदम शुद्ध रूप से मीन्स अगर थोड़ा-सा भी कोई मिस्टेक हो गई तो हमारे बिज़नेस में बहुत बड़ी फ़ॉल्ट आ सकती है, बहुत बड़ी मिस्टेक्स आ सकती हैं। इसी वजह से हमें कोई भी इसमें विधिवत तरीके से किसी भी चीज़ को लिखने की कला है ना, एक ये कला ही तो है कि आपसे कोई गलती नहीं हो पा रही है, बहुत अच्छे तरीके शुद्ध तरीके से किसी भी ट्रांज़ैक्शंस को लिख पा रहे हो। तो यही लिखने की अच्छी शुद्ध तरीके से लिखने की कला ही वही खाता कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। इसमें लिखा हो अकाउंटिंग, लेखांकन क्या है? वो तो वही खाता था जो हम वही बुक को रखते हैं वो था। अब लेखांकन, लेखांकन आपका लेखांकन वित्तीय व्यवहारों एवं घटनाओं को लिपिबद्ध करने एवं अर्थपूर्ण विवरण को तैयार करने, वर्गीकृत करने तथा उनके परिणामों की व्याख्या करने से है। देखिए, हम उसमें कॉपी में लिख तो लिए अपने सारे ट्रांज़ैक्शन कि हमने किसके साथ क्या ट्रांज़ैक्शन किया। अब हम ये देख रहे हैं कि हमें उससे क्या रिज़ल्ट मिल रहा है। कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफ़िट हो रहा है, हम उसका पूरा एक क्या कह सकते हैं सारांश तैयार करते हैं। मीन्स एक पूरा विवरण तैयार करके निकालते हैं जिससे हमें सारी चीज़ें वर्गीकृत की जिससे हमें पता चलता है एनालाइज़ किया जिससे हमें पता चलता है कि हमें बिज़नेस में कितना लॉस एंड कितना प्रॉफ़िट हो रहा है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको मैंने लेज़र कैसे क्रिएट किया जाता है। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी हूँ तो आप देख लीजिएगा कि उसमें ये मैंने बताया था कि कैसे हम लेज़र को मीन्स किसका अंडर क्या होता है। लेज़र क्या होता है कि जैसे आपको किसी पर्सन से ट्रांज़ैक्शन या फिर कुछ भी चीज़ें हैं, आप कोई भी एक्सपेंस मीन्स कोई भी ट्रांज़ैक्शंस कर रहे हो तो आप उसके किसके अंतर्गत डाल रहे हो। टैली में होता है कि हमें उसके अंडर बनाना होता है। आप लोगों ने जो कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे तो कुछ पढ़े होंगे उसमें कि हम सबका अलग-अलग लेज़र तैयार करते हैं, अलग-अलग लेज़र यानी अलग-अलग पेज तैयार करते हैं। इसमें भी हमारा सबका अलग-अलग लेज़र तैयार होता है। अगर कैपिटल है तो कैपिटल से रिलेटेड कैपिटल अकाउंट के अंदर ही सारी चीज़ें जाएँगी कैपिटल से रिलेटेड। सबसे पहले आपका कैपिटल दिख रहा है, कैपिटल का अंदर कैपिटल अकाउंट होता है। ड्राइंग का भी अंडर कैपिटल अकाउंट होता है। ड्राइंग का मतलब होता है कि आपने अपने बिजनेस से कुछ पैसे निकाले हैं, ठीक है? आपने अपने बिजनेस से कुछ पैसे निकाले हैं तो उसका अंडर भी कैपिटल अकाउंट होगा क्योंकि आप अपनी पूंजी से कुछ पैसे निकाल रहे हो। इसके बाद परचेज, अगर आप कोई गुड्स परचेज कर रहे हो तो वो परचेज अकाउंट के अंतर्गत जाएगा। परचेज रिटर्न, भाई खरीदा हुआ माल ही आप वापस करोगे तो परचेज यानी परचेज रिटर्न, तो वो भी किसके अंतर्गत? परचेज के अंतर्गत ही आएगा। सेल्स आपका है नेक्स्ट, सेल्स यानी सेल्स अकाउंट है ना, माल सेल्स के खाते में जाएगा। इसके बाद सेल्स रिटर्न सेम वही चीज सेल्स अकाउंट में जाएगा। बैंक एसबीआई आईडीबीआई, और ये बैंक है आपका एसबीआई आईडीबीआई तो आपका बैंक अकाउंट के अंतर्गत जाएगा क्योंकि ये बैंक है। ठीक है, सैलरी, सैलरी क्या होता है कि
एक चीज़ मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आई थिंक मिलती नहीं है, हम सिर्फ़ देते हैं। जैसे एक बिज़नेसमैन होगा, एक बिज़नेस के बेस पे हम मानते हैं बिज़नेसमैन, आप खुद बिज़नेसमैन हो, तो आप क्या करोगे, अपने एम्प्लॉयी को सैलरीज़ पे करोगे, आपको मिलेगी नहीं। इसी प्रकार हम इसे सैलरी को इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत डालते हैं, ठीक है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब होता है कि जो हमारे डायरेक्ट प्रोडक्ट में जो भी हम प्रोडक्ट को खरीद या बेच रहे हैं, उस पे डायरेक्टली इफ़ेक्ट नहीं करते, इनडायरेक्ट रूप से इफ़ेक्ट करते हैं। डायरेक्टली इफ़ेक्ट कौन करेंगे कि प्रोडक्ट को लाने ले जाने में जो खर्चा होगा, जो लेबर चार्ज होगा, ये डायरेक्ट उस पे इफ़ेक्ट कर रहे हैं, है ना? हम वो खर्चा उस प्रोडक्ट में ही जोड़ेंगे। अब हम सैलरी का खर्चा तो उस प्रोडक्ट में नहीं जोड़ सकते, है ना? तो वही चीज़ होती है कि क्या है डायरेक्ट और क्या है इनडायरेक्ट, इसीलिए सैलरी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। रेंट, गोडाउन एक्सपेंस, कैरीज आउटवर्ड, आपका एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस, ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि आपके सामान में इनडायरेक्ट रूप से इसका इफेक्ट आता है। इसके बाद होता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। स्टेशनरी आपने कुछ खरीदी है तो उसका, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने दिया है, वो भी इनडायरेक्टली रूप से गुड्स पे इसका कोई असर नहीं होता है ना? इनडायरेक्ट रूप से एक्सपेंस करते हो आप। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कोई भी आप फिक्स एसेट्स हैं आपके पास, उन्हें रिपेयर कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, तो उसका आप चार्ज पे कर रहे हो, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डिस्काउंट, आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हो। ऑफिस एक्सपेंस कोई कर रहे हैं, है ना? अब क्या होता है कि कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं जिन्हें छोटे-छोटे, जैसे हम पर डे न्यूज़पेपर लेते हैं, पर डे टी लेते हैं, तो वो छोटे एक्सपेंस हम क्या करते हैं उन्हें बहुत से होते हैं कि अलग से डिफाइन कर देते हैं न्यूज़पेपर, उसका अंडर डाल दिया सन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, है ना? देखिए, अब आँख मूंद के उनका अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस डाल दीजिए जो आपके प्रोडक्ट को इफ़ेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना? बैंक चार्जेस, बैंक चार्ज जो है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत जाएगा। टेलीफ़ोन, मोबाइल बिल, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये सारी चीज़ें। सेल्स प्रमोशन, अगर हम सेल्स को प्रमोट करने के लिए अपने से मतलब हमारा सेल और अच्छा हो जाए, है ना? किसी भी प्रोडक्ट की बिक्री और ज़्यादा बढ़ जाए, तो उसके लिए हम प्रमोट करते हैं ना, प्रमोशन करते हैं कि हमारा लोगों को प्रमोट करने में जो एक्सपेंस आता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आता है। अब कैरीज इनवर्ट, कैरीज इनवर्ट का मतलब होता है कि हमने गुड्स परचेज किया और उसे लाने में कितना खर्चा आ रहा है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत उसमें डालते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री में जो भी चीज़ें बनी है ना, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आती है। रॉ मटेरियल, कुछ आपकी कच्चा माल है, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत। ट्रांसपोर्ट चार्ज, चार्ज ट्रांसपोर्ट से आप कोई चीज़ें मंगा रहे हो तो ट्रांसपोर्ट चार्ज। आपका पावर फ्यूल, जो आपने तेल वेल का भी खर्चा उसमें जोड़ती, कितना तेल लग गया हमारा, तो वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट आपने अनलोडिंग, अनलोडिंग मतलब कि आप लेबर को अपने घर तक मतलब ले आ गए, आपका लेबर भी है, गुड्स भी आ गया घर तक, अब उसे आप क्या करवा रहे हो कि लोड कराया था पहले, अब अनलोड मतलब अपना माल उतरवा रहे हो, तो ये भी आप जोड़ोगे डायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत। बेसिस एंड लेबर चार्जेस, लेबर को जो आप पे कर रहे हो उन्हें पे वो जोड़ोगे, है ना? यहाँ पे है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड, अब देखिए कुछ ऐसी चीजें, ये ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसी वस्तुएं जिनका नाम दिखा रहा, मीन्स जिनका नाम शो कर रहा है, वो आपके फिक्स एसेट्स के अंतर्गत आएंगे। जो वस्तुएं जिनका नाम शो कर रहा है वो आपकी फिक्स एसेट्स के अंतर्गत आएंगे। फिक्स एसेट्स का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं जो हम बिजनेस में खरीदने, वो सॉरी, बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीदते। ऐसी वस्तुएं जो हम अपने बिजनेस में बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीदते, वो आपकी फिक्स एसेट्स के अंतर्गत आती हैं, ठीक है? जैसे हम यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग है, वो बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीदते, तो वो फिक्स एसेट्स के अंतर्गत। फर्नीचर अपने बिजनेस यूज के लिए ले रहे हैं तो फिक्स एसेट्स। मोटर बाइक ट्रक फिक्स एसेट्स, है ना? ये सारी चीजें, लैपटॉप कंप्यूटर, मीन्स आप ये मानिए कि ऐसी वस्तुएं जिसमें हम नाम आ रहा है कि मतलब हमने फर्नीचर खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, है ना, लैपटॉप कंप्यूटर खरीदा, कुछ ऐसी चीजें जिसमें वस्तु का नाम आ रहा है, वो वस्तु आपकी फिक्स एसेट्स के अंतर्गत जाएगी, ठीक है? इसके बाद है कूलर, एसी, प्लांट एंड मशीनरी, ये सारी चीजें आपकी फिक्स एसेट्स के अंतर्गत आएंगी। इसके बाद है लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई। लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई का मतलब है कि हमने बैंक से लोन लिया है ना? तो बैंक का लोन आपका कैसा, सिक्योर्ड लोन होता है। तो वही चीजें हमने सिक्योर्ड, मीन जो गारंटी बेस पे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लोन, मीन आपके दो प्रकार के लोन होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड लोन, एक होता है अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड लोन वो जो आप क्या करते हो, किसी बैंक या फिर कुछ ऐसी जगह से लेते हो जो गारंटी बेस पे लेते हो। और अनसिक्योर्ड लोन वो हो गया जो आप फ्रेंड सर्कल में किसी से ले लेते हो, उसमें कोई मतलब ज्यादा लिखा पढ़ी कुछ ऐसी चीजें नहीं होती, वो आपकी अनसिक्योर्ड लोन कहलाती। लोन टू रामलाल, अगर हमने
हमने रामलाल से लोन लिया तो लोन इन एडवांस हो जाएगा, हमने एडवांस में किसी से लोन लिया है, ठीक है ना, किसी पर्सन से। इन्वेस्टमेंट, अगर आप कहीं पे पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट एसेट्स में डाल देंगे, क्योंकि एसेट से आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं किसी प्रॉफिट के लिए पैसे इन्वेस्ट कर रहे होगे, तो वो आपकी एसेट्स हो गई, है ना, एक तरह से। इसके बाद हो गया सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट में डिपॉजिट एसेट्स के अंतर्गत जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है नेम होम वी गुड सोल्ड, हम जिसे माल बेचते हैं उसका अंडर सन्ड्री डेटर्स डालते हैं। सन्ड्री डेटर्स का मतलब होता है देनदार, डेप्टर्स का मतलब होता है देनदार, जो पैसे देने वाला है। तो हम जिसे माल बेचेंगे वो पैसे देने वाला होगा, है ना, वो पैसे पर्सन हमें देगा। और यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है नेम होम वी परचेज, मतलब हम जिससे गुड्स परचेज करते हैं उसका अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स डालते हैं, मतलब लेनदार, है ना, पैसे लेने वाला है, जो जिसे हम गुड्स बेचें वो देनदार हुआ, और जिसे हम गुड्स खरीदते हैं वो लेनदार हो जाता है। इसीलिए देनदार को डेटर्स बोलते हैं और लेनदार को क्रेडिटर्स बोलते हैं। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियो से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।